हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमें एक बीम गिवन है जो कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर होने के साथ साथ एक ओवरहैंगिंग बीम भी है। इस बीम के अंदर हमें एक इंटरनल हिंज भी दिया हुआ है। तो इस बीम में हमसे ये पूछा गया है कि इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है वो कहाँ लाई करेगा। तो आज देखते हैं कि इस बीम का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे इस बीम के शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक होगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। मतलब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो हम देख के बनाएंगे किसी बीम को देख के। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कुछ की पॉइंट्स जो कि हमें हमेशा याद रखने हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले। एक हम लास्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हमें शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो दिया होगा, लेकिन उसका लोडिंग डायग्राम मतलब कि जो बीम का डायग्राम है वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो भी देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व करेंगे। और एक और टॉपिक होता है एंगुलर लोडिंग का। एंगुलर लोडिंग का टॉपिक वो मैंने अभी स्किप कर दिया है फिलहाल। अगर आपको लगता है मुझे वो कवर करना चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कवर करूँगा। ऑलराइट, सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम जिसमें ओवरहैंगिंग पोर्शन भी है। ऑलराइट, इस बीम की जो लेंथ है वो है 5a की और जिस पे यूडीएल लग रहा है पूरी बीम पे वो लग रहा है W पर यूनिट लेंथ का। एक लास्ट में ओवरहैंगिंग पोर्शन के बिल्कुल एंड पे मतलब पॉइंट D पे लग रहा है लोड। पॉइंट लोड जो है जो कि 2.5 WA का है। C पे हमारा एक सपोर्ट है और A सपोर्ट जो है वो तो हमारा फिक्स्ड ही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगा RA, C पे एक रिएक्शन लगेगा RC। ऑलराइट, और बस अब इस बीम में ऐसा क्या अलग है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में नहीं किया। इस बीम में हमें एक इंटरनल हिंज गिवन है। एक इंटरनल हिंज की जो खासियत होती है वो ये होती है कि इस पे जो बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू 0 होती है। फिर चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से हो, जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो इस पे 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस बीम का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ होगा। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है। क्योंकि इसमें एक ओवरहैंगिंग पोर्शन है उसकी वजह से जो इसका सपोर्ट है C, इस पे मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होने की चांसेस हैं। अगर मैक्सिमम नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव भी होगा कहीं पे। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो मतलब कोई ऐसा पॉइंट होगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 होगा। और वही फाइंड आउट करना है हमें, या तो वो पॉइंट A से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं या पॉइंट D से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें शियर फोर्स निकालनी पड़ेगी और शियर फोर्स के लिए हमें रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। रिएक्शंस के लिए हमें पहले लोडिंग का सॉल्व करना पड़ेगा कि कितनी लोडिंग आ रही है इस पूरी बीम पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि RA और RC की वैल्यू क्या आती है। तो टोटल लोडिंग क्या आ रही है इस बीम पे। एक तो लोड लग रहा है W पर यूनिट लेंथ का, मतलब W इंटू 5A, मतलब 5WA का तो UDL लग रहा है, प्लस 2.5 WA का पॉइंट लोड लग रहा है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ RA प्लस RC इज इक्वल टू 7.5 WA। ये आ गया हमारा टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम। लेकिन ये काफ़ी नहीं है RA और RC की वैल्यू निकालने के लिए। तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए हमें जहाँ पे मैं RA और RC का मोमेंट लेके उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ। अब मुझे पता है कि जो पॉइंट A है वहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट होगा, मुझे नहीं पता। C पे मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट हो सकता है लेकिन वो भी मुझे नहीं पता। अब D पे मैं अगर मैं मोमेंट्स लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड वाले मोमेंट्स लेता हूँ तो वहाँ पे RA और RC दोनों आ जाएंगे। तो फिर मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूँगा, उनको कैलकुलेट करना फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं B पे मोमेंट लूँ, या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले या राइट हैंड साइड वाले, तो वहाँ पे एक वैल्यू आएगी, या तो RA की आएगी या RC की आएगी। अब या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले या राइट हैंड साइड वाले, उससे मुझे RA या RC की वैल्यू मिल सकती है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले क्यों नहीं ले सकता। लेफ्ट हैंड साइड वाले अगर मैं मोमेंट्स लूँगा तो मुझे पता है जो A पॉइंट है वहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है और फिक्स्ड सपोर्ट के केस में जो मोमेंट होता है कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है फिक्स्ड सपोर्ट पे। अब मुझे वो मोमेंट नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे मोमेंट 0 लेता हूँ तो मुझे यहाँ का मोमेंट भी पता होना चाहिए, तभी मैं सभी फोर्सेस के जो मोमेंट्स हैं वो ऐड करके 0 के कुल लिख सकता हूँ। लेकिन इधर ऐसा कोई भी केस नहीं है। यहाँ पे सारे हमको ट्रांसवर्स लोडिंग दी हुई है, उससे हम B पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। तो मोमेंट एट B विल बी इक्वल टू 0। तो ऐसे मोमेंट्स की क्या वैल्यू आएंगी, नेगेटिव 2.5 WA इंटू 3A, नेगेटिव 2.5 WA इंटू 3A, नेगेटिव W इंटू 3A इंटू 3/2A, नेगेटिव W इंटू 3A इंटू 3A/2 प्लस RC इंटू 2A, RC इंटू 2A, इट विल ऑल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो RC की वैल्यू है वो निकल के आएगी 6 WA।
सॉल्व करेंगे तो RC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6WA। अगर अब ये आंसर आपका नहीं आ रहा तो आप एक बार क्रॉस चेक कीजिए या फिर मुझसे पूछिए कि क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। RC की वैल्यू यहाँ पे आ गई। RC की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो RA की वैल्यू आएगी, RA की वैल्यू क्या आएगी 7.5 माइनस 6 कितना आ जाएगा 1.5WA। ये आगे रिएक्शंस हमारे RC और RA के, RC और RA हमने निकाल लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है शेयर फोर्स डायग्राम बनाना। अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें शेयर फोर्स चाहिए A, C और D पे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि शेयर फोर्स क्या होगी इन पॉइंट्स पे। अब शेयर फोर्स एट A, अब शेयर फोर्स डायग्राम मैं यहीं बना लूँगा, ठीक है। शॉर्ट में सॉल्व करते हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के, तो शॉर्ट में करना इजी रहेगा अब। ऑलराइट, तो सबसे पहले अब हम यहाँ से लोडिंग देख के ही शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आप भी अपना दिमाग लगाना, मैं भी आपको बता ही रहा हूँ। तो ए के जस्ट राइट में अगर मैं खड़ा हो जाऊं और लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस देखूं तो एक फोर्स लग रही है RA, उस RA की वैल्यू क्या है 1.5WA, और ये क्लॉकवाइज लग रही है। अगर मैं राइट में खड़ा हो जाता हूं तो ये क्लॉकवाइज लग रही है ना, तो क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे जो 1.5WA की शेयर फोर्स इंड्यूस होगी इधर। अब देखते हैं पॉइंट C पे। अब C पॉइंट पे दो केसेस आएंगे। दो केसेस कैसे आएंगे, एक तो वो केस जब C पॉइंट पे जो C रिएक्शन है वो नहीं लग रहा, और जब वो लग रहा है, ये हम पहले भी ऐसे कर चुके हैं। और ऐसा क्यों करते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि जो रिएक्शन लगने से एकदम से क्या चेंज आया उसके शेयर फोर्स में। तो जब C पॉइंट पे RC रिएक्शन नहीं लग रहा तब क्या शेयर फोर्स आ रही है। अब या तो मैं इधर से देख सकता हूँ या फिर मैं C के बाद खड़े होकर राइट हैंड साइड वाली फोर्सेज लिख सकता हूँ। एक ही वैल्यू आएगी दोनों तरफ से। तो C के लेफ्ट में खड़े होकर अगर मैं इधर वाली वैल्यूज लूँ तो क्या आएगा RA माइनस W इंटू 4A। बिफोर RC लिख देते हैं, ईजी रहेगा। तो बिफोर RC का कैसे आएगा RA माइनस W इंटू 4A। तो RA की वैल्यू क्या आई है 1.5WA। 1.5WA में से मैं 4WA माइनस करूँ तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव 2.5WA। ये लग रहा है हमारा शेयर फोर्स C से जस्ट पहले, मतलब नेगेटिव 2.5 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2.5WA। उसके बाद जब C एकदम से लगा तो यहाँ पे तो नेगेटिव 2.5 आ गई। नेगेटिव 2.5 में जब ये पॉजिटिव रिएक्शन एकदम से लगा, C पे क्या वैल्यू है RC की 6WA, मतलब इसमें 6WA रिएक्शन ऐड हो गया तो प्लस 6WA। तो आफ्टर C क्या आ गया 6 माइनस 2.5 विल बी इक्वल टू 3.5WA। यहाँ पे रिएक्शन आ गया हमारा 3.5WA का। उसके बाद जो है वो वैल्यू 2.5WA पे चली जाएगी। उसके बाद जो है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुई है वो पॉजिटिव 1.5WA से, उसके बाद वो गई 2.5WA तक, 2.5 से वो 3.5 में एकदम उसमें राइज आया, और उसके बाद वो 2.5WA पे चली गई। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ गया हमारा नेगेटिव डायग्राम, ये आ गया हमारा पॉजिटिव डायग्राम। तो ये आ गया इसका शेयर फोर्स डायग्राम। अगर इस डायग्राम में कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे ईमेल में भी कर सकते हैं, आपको पर्सनली असिस्ट कर दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है वो बन चुका है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम बनाएंगे, अब कुछ जगह पे वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, कुछ जगह पे मैक्सिमम नेगेटिव होगा, तो वो हमें देखना है। अब मैक्सिमम पॉजिटिव कहाँ होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव हमारा बेंडिंग मोमेंट वहाँ होता है जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। अब शेयर फोर्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है, वो है यहाँ इस पॉइंट पे, जिसको नाम देता हूँ मैं पॉइंट E। ये है हमारा A, ये है हमारा पॉइंट B। अब इसको B और E में फ़र्क है। B वो पॉइंट है जहाँ पे इंटरनल हिंज प्रेजेंट है, वहाँ पे शेयर फोर्स 0 नहीं है। ये हो गया हमारा C पॉइंट, या वो है हमारा D पॉइंट। E पॉइंट पे जो हमारा शेयर फोर्स है वो 0 है, और जहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी। अब ये E का जो डिस्टेंस है A से, अब बेंडिंग मोमेंट निकालना है E पे, तो उसके लिए हमको डिस्टेंस भी ज़रूरी है फाइंड आउट करना। अब E का जो डिस्टेंस है A से वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम दो तरीके से। एक होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रायंगल का सिमिलैरिटी रूल से, या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं शेयर फोर्स को E पे इक्वल टू 0। वो आसान है, वो कैलकुलेट करना आसान है। अगर आप ये देखो तो वो सुनने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है कैलकुलेट करने में आसान। तो शेयर फोर्स क्या होगी E पे, मतलब RA माइनस W इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 0। अगर ये x डिस्टेंस पे है तो W इंटू एक्स 0 हो जाएगा। ये W हमारा लोड लग रहा है, इंटू एक्स पे जो टोटल लोड आ जाएगा W इंटू एक्स टोटल लोड। RA माइनस W इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 0। अब RA विल बी इक्वल टू WX, ऑलराइट। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी RA डिवाइड बाई W। अब x की वैल्यू क्या है 1.5 WA डिवाइड बाई W, तो W से W कैंसिल हुआ तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.5A। तो x जो डिस्टेंस आ गया ये आ गया 1.5A। समझ आया, हमने जो शेयर फोर्स को इक्वल पुट कर दिया 0 के।
तो उससे हमें ए ई की डिस्टेंस मिल गया, तो आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स विल बी इक्वल टू 0। अगर आप ई पॉइंट पे shear फोर्स निकालोगे लेफ्ट हैंड साइड से तो यही इक्वेशन आएगी, आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स विल बी इक्वल टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना ए ई सी और डी पॉइंट पे। अब ये देखो कि ए पे कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, बी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी क्योंकि हिंज है, इंटरनल हिंज है, सी पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगा और डी पे हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो ऑलरेडी 0 होगा। तो ये हमने कैसे पता किया, ये हमने पिछले क्वेश्चन से पता किया, हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, उससे हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा है कि अब हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो किस तरीके से आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने ध्यान रखना है बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करते हुए, तो वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप फिर दोबारा कभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मतलब तो फिर चुटकियों का खेल है, फिर ऐसे ही लोडिंग देख के आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं होगी, राइट। तो अब फाइंड आउट करते हैं बेंडिंग मोमेंट और स्टार्ट करते हैं पॉइंट डी से। अब डी पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 होगा क्योंकि ये फ्री एंड है, बिल्कुल एंड है इस बीम का, और यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो 0 होता है, तो बेंडिंग मोमेंट एट डी विल बी इक्वल टू 0। नाउ लेट्स फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, दैट इज एम सी। वो क्या होगा, राइट हैंड साइड में कौन सी फोर्सेज लग रहे हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड वाली बहुत सारी फोर्सेज हो जाएंगी, तो राइट हैंड साइड वाली फोर्सेज देखते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या लग रहा है, राइट हैंड साइड पे जो दोनों फोर्सेज हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही हैं। क्लॉकवाइज का मतलब एक हॉगिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं जिस वजह से जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, मतलब नेगेटिव 2.5 डब्ल्यू ए इंटू ए माइनस डब्ल्यू इंटू ए बाय 2, ये आगे वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो एम सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव 3WA²। तो एम सी की जो वैल्यू आएगी वो होगी नेगेटिव 3WA²। ये आ जाएगी 2.5 WA², ये आ गया 0.5 WA², तो प्लस कर देंगे मतलब नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3WA²। एम सी की वैल्यू आ गई 3WA²। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से सीधा हम ड्रॉ करते चले जाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। ओके, ये हमारे ए पॉइंट की लाइन है, ये ई पॉइंट की लाइन है, ये बी की लाइन है, ये सी की लाइन है, ये डी की लाइन है, ठीक है, याद रहेगी ना आपको। तो अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ इधर, तो अभी क्या हमने निकाला कि जो डी पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो तो 0 होगा, सी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है नेगेटिव 3WA², तो मतलब ये डायग्राम जो है वो नीचे चला जाएगा 3WA², ठीक है, ये कुछ पैराबोलिक शेप में आएगा ऐसे। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे हमें पता है 0 आएगा। अब निकालना है हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट है वो है हमारा ई, बेंडिंग मोमेंट एट ई। अब ये देखो हम ना इसकी फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड से नहीं ले सकते क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी ए पे, और जो कि हमें अभी नहीं पता। हम निकाल सकते हैं लेकिन अभी हमें नहीं पता, तो उसकी वजह से हम लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेज नहीं ले सकते, तो हमें राइट हैंड साइड वाली फोर्सेज ही लेनी पड़ेंगी। अब अगर ये 1.5 ए है तो ई से सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैलकुलेट अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 2.5 ए। तो 1.5 ए प्लस 2.5 ए विल बी इक्वल टू 4 ए। ओके, ये डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब राइट हैंड साइड से जो फोर्सेज हैं उनका अगर मैं मोमेंट लूँ ई पे तो क्या आएगा, एक तो अगर है नेगेटिव 2.5 डब्ल्यू ए इनटू टोटल डिस्टेंस कितना है ई और डी के बीच में 3.5 है, तो नेगेटिव 2.5 डब्ल्यू ए इंटू 3.5 ए माइनस यूडीएल कितना लग रहा है डब्ल्यू इंटू 3.5 ए, W इंटू 3.5 ए इंटू 3.5 ए डिवाइड बाई 2, ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया, प्लस आर सी इंटू 2 ए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.125 WA², जो कि पॉजिटिव है। तो ये इस बीम का मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। उसके बाद ए पे क्या वैल्यू आएगी बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी इक्वल टू, सेम वही प्रोसीजर है सॉल्व करने का, नेगेटिव 2.5 डब्ल्यू ए इंटू 5 ए माइनस डब्ल्यू इंटू 5 ए इंटू 5 ए डिवाइड बाई 2 प्लस आर सी इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना हो गया 2a प्लस 2a 4a। इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए जो आएगा वो आएगा नेगेटिव WA²। तो अब इसका जो डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनेगा, डी पे 0 है, ये 0 हो गया, सी पे नेगेटिव 3WA² है, वो नेगेटिव चला गया। उसके बाद जो हमारा मैक्सिमम है वो है ई पॉइंट पे जो कि 0.125 और यहाँ पे 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट, और ए पे जो है वो है WA², नेगेटिव WA², ठीक है। तो ये तो इधर यहाँ से ऐसे, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये ऐसे जाएगा
और फिर ये 0 से होता हुआ, थोड़ा सा मेरा गलत बन गया, प्लीज़ इसको माइंड मत करना, ये इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा गलत बन गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव शेडिंग कर देना, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाए। पॉइंट के नाम दे देना A, E, B, C और D। अब इस क्वेश्चन को करने का मेन पर्पस क्या था? इस क्वेश्चन को करने का मेन जो पर्पस था वो था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालना। अब वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आपको कहाँ दिख रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वहाँ होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 कहाँ है? इस पॉइंट पे साफ साफ दिख रहा है। मतलब अब बी पे तो ऑलरेडी पता है, अब उसके लिए थोड़ी पूछेगा, इतना आसान सवाल तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर। एफ पे पूछेगा कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का जो डिस्टेंस है ए से वो कितना है। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वो होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को 0 के इक्वल इक्वेट कर दूँ, सपोज मैंने एक्स लेंथ मान ली कि एफ जो है वो ए से एक्स डिस्टेंस पे है, और इसको मैं अगर इक्वेट कर दूँ 0 के, तो शायद मैं इस एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? अब इस F से पहले जितने भी फोर्सेस लग रही हैं इनका मोमेंट का सम इक्वेट कर दूँ 0 को इक्वल, तो क्या आएगा? दैट इज़ RA इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स, ये W जो है हमारा W इंटू एक्स बाई 2, W इंटू एक्स बाई 2, ठीक है। माइनस ये जो मोमेंट लग रहा है A पॉइंट पे, कितना लग रहा है? नेगेटिव WA स्क्वायर माइनस WA स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। थोड़ा सा इधर लाइन खींच दूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूँ आपको, RA इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स बाई 2 माइनस जो मोमेंट लग रहा है A पे, इन सभी का जो सम होगा, इन सभी मोमेंट्स का जो सम होगा वो होगा इक्वल टू 0 एट ए डिस्टेंस x पे, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के जो इसके रूट्स आएंगे वो आएंगे, एक तो आएगा 2a एंड 1a। अब आया है 2a और 1a। अब आपको ऑलरेडी पता है जब दो रूट्स हैं तो मतलब 2a पे भी जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 होना चाहिए, ये गलत तो नहीं कह सकता, और 1a पे भी 0 होना चाहिए। अब 2a पे तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि यहाँ पे B पॉइंट पे जहाँ पे हमारा इंटरनल हिंज है वो तो 0 है ही। तो 1a जो डिस्टेंस होगा वो होगा ये x का डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है a और f के बीच का जो डिस्टेंस है वो है a, जहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है और वो है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो ये था आज के इस क्वेश्चन में कि हमें फाइंड आउट करना था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये है हमारा इसका लोडिंग डायग्राम, ये था हमारा इसका शीयर फोर्स डायग्राम, ये था हमारा शीयर फोर्स डायग्राम, ये है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार प्लीज़ रिपीट करिए इस वीडियो को और देखिए कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ टिप्स हैं शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को सॉल्व करने की, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से एक लोडिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम, और क्या उसके की पॉइंट्स हैं उनको ड्रॉ करते टाइम, ठीक है। तो मैं बहुत सारे केसेस ऐसे लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।